अच्छा, अच्छा एक सवाल लिखें। सवाल से मैं आपको क्या सिखाऊंगा वो सवाल करके ही बताता हूँ कि क्या सिखाऊंगा। सवाल लिखें। एसिड की कॉस्ट, एक चीज सिखाने लगा हूं और मेनली कह लें नॉलेज के लिए सिखाने लगा हूं। उसके बाद फिर एग्जाम का कंक्लूजन बता दूंगा। तो अभी ये सवाल जो करा रहा हूं ये सिर्फ नॉलेज के लिए है। क्या बताया मैंने? कॉस्ट अमाउंट नहीं बताई। 1 लाख अमाउंट इसकी 1 लाख। और आरवी है जी इसकी 0 है। आरवी कोई नहीं है। ठीक है जी। लाइफ इसकी है 4 साल। और टैक्स रेट 30% है। और इंटरेस्ट रेट नहीं इंटरेस्ट रेट ना लिखें अभी, इंटरेस्ट रेट नहीं। लोन ऑप्शन की हेडिंग देके अब उसका डाटा लिखें। इंटरेस्ट रेट 10% है। लोन ऑप्शन 1 इंटरेस्ट रेट 10% है। इंटरेस्ट विल बी पेड एनुअली। प्रिंसिपल अमाउंट जी इंटरेस्ट एरियर में होता है, यानी इंटरेस्ट पीरियड गुजरने के बाद ही होता है। और जो प्रिंसिपल है वो होगा रीपेड एट एंड ऑफ ईयर 4। प्रिंसिपल सारा का सारा ईयर 4 पे वापस होगा और इंटरेस्ट हर साल होगा। है जी प्रिंसिपल एट एंड ऑफ ईयर 4 वापस होगा। ये है लोन ऑप्शन 1। अब लिखें लोन ऑप्शन 2। लोन ऑप्शन 2 लोन ऑप्शन 2 है इंटरेस्ट रेट 10%। इंटरेस्ट रेट 10% ही है। और लोन विल बी रीपेड in form of annual installment of 31,547 31,547 payable at end of every year। देखते हैं 31,547 एट एंड ऑफ एवरी ईयर। ये इंस्टॉलमेंट पे कर करके लोन वापस हो जाएगा। और लोन पीरियड दोनों ऑप्शन में 4 साल है। दोनों ऑप्शन में लोन पीरियड 4 साल है। इंटरेस्ट रेट दोनों ऑप्शन में 10% है।
और ये लोन ऑप्शन वाली बात पूरी हो गई। टैक्स रेट बता दिया मैंने, कितना? 30%, ठीक है। अच्छा, ये जो लोन ऑप्शन 2 है इसमें 4 इंस्टॉलमेंट्स हैं 31,547 की, इंटू 4 करें, क्या बना? 31,547 इंटू 4, हाँ जी 1,26,000 तकरीबन। तो इसमें इंटरेस्ट भी शामिल है, इसमें फिर इंटरेस्ट भी शामिल है। अच्छा जी, और टैक्स डेप्रिसिएशन, टैक्स डेप्रिसिएशन कर लें, स्ट्रेट लाइन कर लें, टैक्स डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन, 4 साल पे स्ट्रेट लाइन। चले, मुझसे रिक्वायर्ड है, और ये कैलकुलेशन सिर्फ मैं फिलहाल नॉलेज के लिए बता रहा हूं, फिर इसके बाद कंक्लूजन बताऊंगा। मुझसे रिक्वायर्ड है कि बाय ऑप्शन बेहतर है कि लोन 1 ऑप्शन बेहतर है कि लोन 2 ऑप्शन बेहतर है। फाइनेंसिंग डिसीजन है ना, तो या तो बाय कर लें अपनी जेब से या फिर लोन लेके बाय कर लें, और अगर लोन लेके बाय कर लें तो 1 ऑप्शन से या 2 ऑप्शन से। पहले बाय ऑप्शन सॉल्व करता हूं। बाय ऑप्शन में 0 1 2 3 4, प्लांट की कॉस्ट 1 लाख, और क्या होगा इसमें? है बाय ऑप्शन में, और क्या होगा? आरबी तो नहीं है। हाँ जी, डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग होगी कितनी? मैंने कहा स्ट्रेट लाइन कर लें तो 1 साल की होगी 25,000 और 30% 7,500। अच्छा, ये जो फाइनेंसिंग डिसीजन होता है ना, फाइनेंसिंग, चूंकि ये फाइनेंसिंग डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं है। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट डिसीजन करते थे तो एनपीवी के लिए डिस्काउंट रेट क्या यूज करते हैं? जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है। क्या कॉन्सेप्ट होता है इसके पीछे? कि पॉजिटिव आ गई तो इसका मतलब है कि हमारे, नहीं वो तो एक्सेप्ट कर लें, लेकिन मतलब क्या है इसका? कि जो हमारा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, प्रोजेक्ट उससे ज्यादा कमा के दे रहा है। तो वो तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता था प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज में, उसकी सेल्स वगैरह इनफ्लोज, तो प्रोजेक्ट कमा के दे, फिर तो तुक बनता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से डिस्काउंट करना। लेकिन यहां पर तो हम फाइनेंसिंग डिसीजन की बात कर रहे हैं, तो फाइनेंसिंग डिसीजन में एनपीवी निकालते हुए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न नहीं, डिस्काउंट रेट होना चाहिए। इसके लिए आइडियली स्पीकिंग आफ्टर टैक्स बोरोइंग रेट यूज होता है फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए। मैंने लिखी हुई है बात अंग्रेजी में, पहले समझ लें। फाइनेंसिंग डिसीजन के लिए आइडियली जो डिस्काउंट रेट इस्तेमाल होना चाहिए वो आफ्टर टैक्स बोरोइंग रेट होना चाहिए। अच्छा, अब आफ्टर टैक्स बोरोइंग रेट से क्या मुराद है? हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल अभी नहीं पढ़ा, जब पढ़ लेंगे तो बताऊंगा कि आफ्टर टैक्स का क्या मतलब है। अभी सिर्फ इतना काफी है कि 10% बोरोइंग रेट है, टैक्स रेट, तो आफ्टर टैक्स बोरोइंग रेट क्या बना? 7%। 10% इंटरेस्ट रेट है, 30% टैक्स रेट है, तो उस 10% को एक नेट ऑफ टैक्स रेट बनाए तो 7% ना। अभी फिलहाल आप 7% का काफी है। इसको क्यों आफ्टर टैक्स करते हैं, इसका मकसद क्या है, ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर में बताऊंगा, अभी बस है आफ्टर टैक्स। तो फाइनेंसिंग डिसीजन में एनपीवी निकालने के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को इस्तेमाल करने की कोई तुक नहीं है, वो तो होती थी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर। तो इसलिए फाइनेंसिंग डिसीजन में आइडियली स्पीकिंग डिस्काउंट रेट क्या यूज होना चाहिए? आफ्टर टैक्स बोरोइंग रेट। तो इस सवाल में बोरोइंग रेट कितना? 10%। आफ्टर टैक्स कर लें तो इनकी डिस्काउंटिंग 7% पे कर दें, 7% पे।
ये तो 1 लाख हो गया, बाकी पे बेशक एन्युटी लगा दें, अलग अलग बताने अलग अलग बता दें। 7% पे एनपीवी निकाल दें बस मुझे, 7% पे इसकी एनपीवी निकाल दें। सेवन 4,596 ये वो 7% का बता, उसका कॉन्सेप्ट है। 7% निकाला कैसे, या ये कॉन्सेप्ट क्या है इसका? कॉस्ट ऑफ कैपिटल में बताऊंगा। अभी बस 10% बोरिंग रेट था, उसको नेट ऑफ टैक्स कर लिया मैंने। लोन 1, अच्छा लोन ऑप्शन 1 पे क्या क्या कैश फ्लोज होंगे? एक तो हर साल हम इंटरेस्ट पे करेंगे, कितना? 10,000। अच्छा बाय ऑप्शन ये थी कि जाके एसेट खरीद लिया, लोन ऑप्शन ये है कि लोन लेके एसेट खरीदा और फिर लोन वापस करना है, तो वापस करना है तो हर साल इंटरेस्ट देना है। और बेशक जीरो पे लोन का इनफ्लो दिखा दें और एसेट खरीदना आउटफ्लो दिखा दें, या नेट कुछ भी ना दिखाएं, क्योंकि 1 लाख लोन लेंगे एसेट खरीद लेंगे, तो जीरो पे तो इफेक्टिवली कुछ नहीं हो रहा, तो लोन तो वापसी जब जाएगा तो ही आउटफ्लो होगा। आरवी होती तो आरवी की भी एक लाइन आ जाती, नहीं नेट नहीं एक लाइन और आ जाती, इनफ्लो आ जाता। अच्छा अब टैक्स सेविंग 2 आ गई, डेप्रिसिएशन वाली तो होगी क्योंकि लोन लिया, लीज थोड़ी लिया है, लोन लिया है तो एसेट तो हमारा ओन्ड है। देखें लोन लेके एसेट खरीद रहे हैं तो ओन्ड एसेट है, तो डेप्रिसिएशन मिलेगी क्लेम, और उस पे इंटरेस्ट के ऊपर भी टैक्स डिडक्शन मिलेगी, तो डेप्रिसिएशन पे यही 7,500 और इंटरेस्ट के ऊपर 3,000। इंटरेस्ट एक्सपेंस है ना, अलाउबल एक्सपेंस है, तो इस पे भी टैक्स बचेगा और डेप्रिसिएशन पे तो बचेगा। लीज में क्यों नहीं डेप्शन का टैक्स ले रहे थे? क्योंकि उसमें एसेट हम ओनर नहीं थे, लोन में तो हम ओनर हैं एसेट के, इसलिए डेप्शन मिलेगी हमें डिडक्शन। तो ये हो गया यहां पर 500 पॉजिटिव, 500 पॉजिटिव, 500 पॉजिटिव, 99 नेगेटिव। 7% पे निकाले एनपीवी। सेम आ रही
सेम आ रही 74596 है। हम राउंडिंग ऑफ का होगा, वरना अगर एक्सेल पे करेंगे तो एग्जैक्टली सेम आएंगे। लोन ऑप्शन 2 इसको कर लें, फिर मिटा के बनाता हूं। हाँ जी, लोन लेके आपने कहा था एसेट वाला पार्ट, लोन आज मिलेगा इनफ्लो, कल वापस कर देंगे आउटफ्लो। एसेट खरीद लेंगे आज, आउटफ्लो। तो ये कह रहा था बेशक दिखा दें बेशक ना दिखाएं। हाँ भाई, नोटेड। लोन ऑप्शन 2 इसमें क्या क्या कैश फ्लोस होंगे? लोन की रीपेमेंट होगी जो कि इंस्टॉलमेंट्स की शक्ल में ही होगी। 31547 और सर वो लोन इनफ्लो तो है, वो ये चीज हो जाएगी ना, लोन का इनफ्लो ले लें, ऐसे खरीदने का आउटफ्लो दिखा दें, या दोनों ही ना दिखाएं। पहला उसको जीरो दिखा सकते हैं क्या लोन का लेना? अगर लोन का लेना इनफ्लो दिखाना है तो फिर एसेट का खरीदना आउटफ्लो भी दिखाएंगे। और क्या आएगा? डेप्रिसिएशन पे भी टैक्स सेविंग आएगी और इंस्टॉलमेंट पे आएगी, इंटरेस्ट पे। अब ये लोन है, लोन है, लीज नहीं है, तो टैक्स वाले हमारे लोन वापस करने को नहीं एक्सपेंस मानेंगे, जो इस पे इंटरेस्ट है उसको एक्सपेंस मानेंगे। तो इसमें इंटरेस्ट कितना है? बिल्कुल ठीक है, निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? रीपेमेंट स्केड्यूल बनाना पड़ेगा।
जैसे लीज का बनता है, उससे हर साल का इंटरेस्ट निकलेगा, उसको टैक्स वालों ने डिडक्शन अलाउ करना है, तो बना लेते हैं। एक्चुअली तो वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का है, अमोर्टाइज कॉस्ट। अब इंटरेस्ट के लिए स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। रीपेमेंट स्केड्यूल होता है, लीजेस में भी बनाया होता है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स आप लोगों ने अगर पढ़ा हो तो उसमें बनता है। इसमें पेमेंट की डेट आ जाएगी, ओपनिंग बैलेंस, इसमें इंटरेस्ट, फिर पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस। ये रीपेमेंट स्केड्यूल होता है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में अमोर्टाइज कॉस्ट का टेबल बनता है, लीज के अंदर भी ऐसे ही स्केड्यूल बनता है। तो इस टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया लोन। तो ईयर 1 के एंड पे जब पेमेंट होगी 31,547 की, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट पड़ा होगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस क्लोजिंग। 7845 जितना आउटस्टैंडिंग था प्लस इंटरेस्ट और शामिल हुआ, पेमेंट लेस हो गई, कितना 7,845,3। फिर ईयर 2 में ये ओपनिंग था, इसके ऊपर 10% इंटरेस्ट लगा होगा, और फिर 31,547 पे हुआ, तो बाकी रह गया दिस प्लस दिस माइनस दिस 5,451। फिर तीसरे साल में ये ओपनिंग था, इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा 5,475, और 31,547 माइनस हो गया 28,679, और चौथे साल में 28,679 31547 इंटरेस्ट बन जाएगा 2867 पे 0 हो रहा है 68। तो अगर लोन इस तरह से इंस्टॉलमेंट्स में वापस होना हुआ, तो फिर रीपेमेंट स्केड्यूल बनेगा, उसमें जो इंटरेस्ट निकलेगा वो टैक्स के लिए अलाउबल एक्सपेंस है। अब इसके ऊपर 30% लगाएंगे तो वो टैक्स की बचत है जो यहां लिखूंगा। रीपेमेंट स्केड्यूल में कोई एतराज? अब इन इंटरेस्ट के ऊपर 30% लगा दें तो यहाँ इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग आ जाएगी 3,000 2354 1643 86। अब ये सारे कैश फ्लोज हैं और इनकी 7% पे एनपीवी निकाल दें, इंशाल्लाह इतनी आएगी है? अभी कंक्लूड करता हूँ कि ये सब क्या कर रहा हूँ मैं, और आपने पेपर में क्या करना है। सेम आ गया।
क्यों आया सेम? हाँ जी, चले दोनों लोन ऑप्शन को आपस में सेम आने की बजाय मैं ये पूछता हूँ कि बाय ऑप्शन और लोन ऑप्शन सेम आंसर क्यों आया? चले बेशक इसको और बाय ऑप्शन को कंपेयर करके सोच लें, नीले वाले की बजाय ये वाला और बाय ऑप्शन सेम आंसर क्यों आया? बाय ऑप्शन के कैश फ्लोज पे गौर करें, ये काले वाले लोन ऑप्शंस के कैश फ्लो पे गौर करें और देखें सेम एनपीवी क्यों आई, न्यूमेरिकली क्यों हुआ ऐसा? डिस्काउंट रेट की क्या वजह से? हमने ऐसा डिस्काउंट रेट लिया कि उस पे जितने रेंटल्स हमें अगर रेंटल्स कहाँ, ये मैं कह रहा हूँ काले वाले को बाय ऑप्शन से कंपेयर कर लें, बाय ऑप्शन को एक काले वाले से कंपेयर कर लेना। बाय ऑप्शन में क्या किया हमने कि 1 लाख को 0 पे आउटफ्लो दिखाया। अच्छा, बाय ऑप्शन में और इसमें ये लाइन सेम है, ये डेप्रिसिएशन वाली, तो डेप्रिसिएशन ने फर्क नहीं डालना था। अगर हम सिर्फ देखें कि बाय ऑप्शन में डेप्रिसिएशन वाली लाइन के अलावा और क्या था, बाय ऑप्शन में इस 75,000 वाली लाइन को छोड़ दें तो पीछे क्या है? बस कॉस्ट ऑफ एसेट है, 0 पे कॉस्ट ऑफ एसेट है 1 लाख। देखें बाय ऑप्शन और लोन ऑप्शन में डेप्रिसिएशन की टैक्स सेविंग कॉमन है, ये दोनों में वही है। तो अब मसला ये रह गया कि 0 पे जो 1 लाख लिखा है और इधर ये सारे लिखे हुए हैं, ये एंड रिजल्ट सेम क्यों दे रहे हैं, ये समझा रहा हूं। बाय ऑप्शन में 0 पे ही 1 लाख लिख लिया, लोन ऑप्शन में क्या हुआ कि उस 1 लाख को लोन की शक्ल में बाद में वापस किया और 10% इंटरेस्ट लिया, 10% का एक्स्ट्रा आउटफ्लो आ गया। उस एक्स्ट्रा आउटफ्लो की और लोन वापस करने की 10% पे डिस्काउंटिंग करेंगे तो 1 लाख ही आएगा। अच्छा, हमने ये 10,000 लिखा और उस पे 3,000 टैक्स बचत कर ली, यानी नेट क्या लिखा? 777। तो अब जब इसकी डिस्काउंटिंग 7% पे करेंगे तो 1 लाख ही आना है, क्योंकि हम जिस रेट से इंटरेस्ट लगा रहे हैं उसी से डिस्काउंटिंग कर रहे हैं। तो टेक्निकली लोन ऑप्शन इज बाय ऑप्शन, टेक्निकली स्पीकिंग लोन ऑप्शन बाय ऑप्शन ही है कि हम एसेट अभी अपनी जेब से खरीद रहे हैं या लोन लेके खरीद लें। टेक्निकली एक बात है, 3 दफा ये बात आपके सामने तो मैंने साबित कर दी, क्योंकि फाइनेंसिंग डिसीजन में डिस्काउंट रेट रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न लेना नहीं तुक बनता, क्योंकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो तब डिस्काउंट रेट लेते जब कहीं इन्वेस्टमेंट की बात हो रही हो, पैसा कमाने की बात हो रही हो। यहां तो पैसा कमाने की बात ही नहीं हो रही, तो इसलिए फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर डिस्काउंट रेट होता है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कि हमें बोरो करने की कॉस्ट क्या पड़ रही है, हमें पैसे की कॉस्ट क्या पड़ रही है। तो इसकी डिस्काउंटिंग आफ्टर टैक्स बोरोइंग रेट पे होती है और बस साबित हुआ कि लोन ऑप्शन इज बाय ऑप्शन, लोन ऑप्शन बाय ऑप्शन ही है। इसी वजह से जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़ाया था तो मैंने आपको तब कहा था कि लोन का लेना, लोन का वापस करना, इंटरेस्ट, ये इग्नोर करना। क्यों इग्नोर करना? क्योंकि हम 0 पे प्लान की कॉस्ट आउटफ्लो दिखा रहे थे, यानी हम सारा इन्वेस्टमेंट अप्रेजल बाय ऑप्शन पे सॉल्व करते थे। तो अगर लोन पे भी लिया होगा तो बाय ऑप्शन लोन ऑप्शन एक ही बात है। इसलिए हम चूंकि 0 पे एसेट को आउटफ्लो दिखा देते थे, यानी हम बाय ऑप्शन पे सॉल्व कर लेते थे, इसलिए लोन को इग्नोर कर देते थे। तो इसी वजह से लोन का लेना, लोन का वापस करना और इंटरेस्ट, मैंने तब कहा था कि इसकी रीजन बाद में बताऊंगा, ये वो बात था कि तब हम उसको इसलिए इग्नोर करते थे क्योंकि हम 0 पे प्लांट को आउटफ्लो दिखा लेते थे। तो जब प्लांट को आउटफ्लो दिखा लिया, इसका मतलब सारा अप्रेजल हमने बाय ऑप्शन पे सॉल्व कर लिया, तो लोन ऑप्शन दोबारा थोड़ी घुसाएंगे उसके अंदर। तो इसलिए वहां इंटरेस्ट, लोन, इसको इग्नोर करने को कहा था, क्योंकि टेक्निकली स्पीकिंग बाय ऑप्शन, लोन ऑप्शन एक ही बात है। ओके अच्छा, अब इसका एग्जाम से क्या ताल्लुक है? एसीसी के एग्जाम्स में एक सवाल टेस्ट हुआ, वो कॉपी करके आईकैप ने फिर टेस्ट किया था। उसमें लीज वर्सेस लोन था।
यानी या तो एसेट लोन लेके खरीद लें या लीज पे ले लें। तो चूंकि लोन और बाय एक ही बात है, तो उसने सवाल ऐसे सॉल्व करने की बजाय बाय वर्सेस लीज से सॉल्व किया था। सवाल था लोन वर्सेस लीज का, तो चूंकि लोन टेक्निकली बाय ही है, तो उसने सवाल सॉल्व किया था बाय वर्सेस लीज से। सेम सवाल जब आईकैप ने कॉपी किया तो उन्होंने लोन वर्सेस लीज ही किया, बाय नहीं, लोन, यानी इस शक्ल के कैश फ्लोज लिखे, और ये एक से ज्यादा दफा हुआ। अब उसमें आईकैप ने अपनी बुक के अंदर, जो जिसने भी आईकैप का टेक्स्ट लिखा होगा, नाम तो इमाल वुल्फ का है बहरहाल, जिसने भी लिखा होगा, तो उसमें उन्होंने लिखी बात कि जो फाइनेंसिंग डिसीजन है इसमें वो आफ्टर टैक्स बोरोइंग रेट यूज होना चाहिए, बाय ऑप्शन वाली बात जो मैंने आपको सारी लॉजिकली बताई है, लेकिन एग्जाम क्वेश्चंस में ऐसा होता है तो ऐसे भी कर लेना चाहिए। इन्हीं आईकैप के बुक में टेक्स्ट में भी ये चीज लिख दी। अब मेरा फाइनल कंक्लूजन ये है कि मैंने आपको नॉलेज के लिए तो बता दिया कि बाय ऑप्शन लोन ऑप्शन एक ही बात है, और उसकी तुक भी बताइए कि वही 10,000 से इंटरेस्ट लगा रहे हैं, उसी 10,000 से डिस्काउंट कर रहे हैं, उसी 10,000 पे टैक्स ले रहे हैं और नेट 7,000 बन रहा है और 7% पे डिस्काउंट कर रहे हैं, तो सेम ही आना था। तो टेक्निकली तो लोन ऑप्शन बाय ऑप्शन एक ही बात है, लेकिन एग्जाम में अगर लोन ऑप्शन हो तो उसको लोन ऑप्शन लेके ही करना, क्योंकि आईकैप के सॉल्यूशंस में ऐसा ही था मल्टीपल टाइम्स। तो इसलिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोन ऑप्शन को लोन ऑप्शन ही ले लेना, और जब लोन ऑप्शन लेना तो फिर डिस्काउंट रेट आफ्टर टैक्स बोरोइंग रेट ना करना, वरना एंड पे टाइम्स आई निकलेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेना। डिस्काउंट रेट जब हम लोन वर्सेस लीज कर रहे हो तो आपने उसको लोन वर्सेस लीज ही करना है, बाय वर्सेस लीज नहीं। टेक्निकली वो लोन बाय एक ही बात है, लेकिन आपने उसको लोन वर्सेस लीज लेके सॉल्व करना है। और डिस्काउंट रेट, अब चूंकि लीज भी इन्वॉल्व हो रही है बीच में, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल ले लेना। ये बात मैंने कोशिश की अंग्रेजी में समेटने की। पेज 38 पे मैंने ये सारी बात लिखी हुई है। नहीं रहेगा ना, इसलिए वो लोन ऑप्शन को अलग सॉल्व किया हुआ। नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऑप्शंस कंपेयर करनी है, आप डिस्काउंटेड 10% पे ऑप्शन सॉल्व कर लें, 15 पे कर लें, 50 पे कर लें, डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। जिस रेट से इनको खींच के ला रहे हैं पीवी पे, जो मर्जी डिस्काउंट रेट रखें, डिसीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए अगर लोन वर्सेस लीज टेस्ट हो जाता है तो आप उसको लोन ही समझें, बाय नहीं। वो लोन है, यानी उसमें आपने डेप्रिसिएशन की भी टैक्स सेविंग लेनी है, लोन के कैश फ्लोज दिखाने हैं, इंटरेस्ट के ऊपर टैक्स सेविंग लेनी है। सादा सवाल हुआ तो इंटरेस्ट एक अमाउंट होगी, नहीं तो आपको स्केड्यूल बनाना पड़ेगा। तो इसको आप लोन वर्सेस लीज को लोन वर्सेस लीज ही करना, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स टेस्ट हुआ है। ये बात मैंने पेज 38 पे समेटने की कोशिश की है। अगर काम की बात लगती है तो ठीक है, नहीं तो अपने अल्फाज में मजीद लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा। पेज 38 पे सारी कहानी लिखी है मैंने, लीज वर्सेस लोन के नाम से। कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो आफ्टर टैक्स ही होता है, वो होता ही आफ्टर टैक्स है। यानी जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम निकालना सीख लेंगे ना, तो वो चीज निकलती ही आफ्टर टैक्स है। चौथी फॉर्म बना ले, पांचवी फॉर्म बना ले। मैंने तो ऐसी 2 फॉर्म रखी हैं। जो लोन की फॉर्म आप सोच सकते हैं, जो मर्जी बना के देख लें, सेम आंसर आएगा। मैंने लोन की एक फॉर्म बना के अपने पास सॉल्व की हुई है कि 4 साल कुछ पे नहीं होगा, चौथे साल कंपाउंडेड फिगर पे होगी, तो भी यही आंसर आ रहा है। जो मर्जी लोन की फॉर्म बना ले, यही होगा। ये पेज 38 पे मैंने लीज वर्सेस लोन के नाम से ये जो आपको बताया, ये समेटने की कोशिश की हुई है। सर अगर हम बाय ऑप्शन करें तो बात तो ही हो रही है, वैट की इंटरेस्ट रेट यूज कर रहे हैं, डिस्काउंट रेट, फर्क क्या है? कोई फर्क नहीं है। अगर हम देखें टेक्निकली बाय ऑप्शन और मैंने लोन ऑप्शन जो बराबर साबित किए ना, वो वैक से नहीं बराबर साबित किए, वो आफ्टर टैक्स बोरोइंग रेट से बराबर साबित किए। वैक से बराबर नहीं आएगी, वो डिफरेंट आएगी। क्योंकि जब मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा लूंगा ना, तो आप देखेंगे वैक में केई भी होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी होती है, तो उसका फर्क आ जाता है। अगर हम मतलब लोन वर्सेस लीज है और उसको लोन वर्सेस मतलब लीज वर्सेस बाय कर लेते हैं तो आंसर होते भी सेम, डिसीजन सेम आना है,
लेकिन चूंकि मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ कि और आईकैप के सोल्यूशन में वो लोन ही रखा गया और आईकैप की बुक में भी इस बात को मेंशन कर दीजिए कि एग्जाम में ज्यादा ऐसे है, तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि आप उसको लोन ऑप्शन ले लें। मतलब मैं आपको एडवाइस कर रहा हूं कि चूंकि मल्टीपल टाइम्स हुआ तो आप उसको लोन ऑप्शन लेके कर लें। ये सारी कहानी इसलिए बताई कि आपको पहले लॉजिक बता दूं कि है क्या, लेकिन मल्टीपल टाइम्स हुआ तो इसलिए मेरी एडवाइस ये है कि आप उसको लोन ऑप्शन लें। चलें ठीक है जी, कल इसी की प्रैक्टिस करा के और कल आपको मैं इन्हीं सवालों से एक प्राइसिंग डिसीजन भी चीज सिखा दूंगा कि आपको अगर कुछ मिसिंग फिगर या प्राइसिंग पूछी हो तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो कल इन्हीं की प्रैक्टिस से सिखा दूंगा आपको। है जी 38 पे मुस्नद अहमद 22159। मिसाल से इसका मफहूम समझाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, हॉस्टल वाले तो शायद हफ्ते हफ्ते बाद नहाते हो, नहीं 2 हफ्ते बाद, अच्छा दफ्तर जाना होता। अच्छा, अब अगर आप नहाते हो रेगुलरली और कपड़ों की सफाई का भी ख्याल रखते हो, तो फिर आपको एक ट्रेवल करने के बाद जरा सा भी पसीना आएगा ना, तो आपको एक कराहत महसूस होगी। या कपड़े साफ रखते हो, जरा सा भी कुछ गंद लगेगा तो आपको वो फील होगा, आपकी तबीयत पे भारीपन होगा। अच्छा, इसके मुकाबले पे महीना महीना नहाते नहीं हैं और आपने सादगी और गंदगी को ऐसा मिक्स कर लिया हुआ है कि आपको लगता है कि स्टूडेंट ही है ना, कपड़े नहीं धुलेंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो वही महीना महीना कपड़े चले जा रहे हैं। फिर हॉस्टल में जिस कमरे में रहते हैं वहां भी गंद ही गंद है। फिर आपका उठना बैठना भी जो है वो गंदे कीचड़ वाले प्लॉट में, वहीं बैठ के सूटे लगा रहे हैं। अब अगर इस तरह से माहौल में तरबियत कर रहे होंगे तो फिर इसका असर क्या पड़ेगा, इस गंद की आदत हो जाएगी। अच्छा, इसका ना मिजाज पे फर्क पड़ता है। इसकी बात आप ऐसे समझें कि अगर आप में से कभी कोई खिलाड़ी किसी भी तरह का रहा है, खेल में जो स्पोर्ट्स है उनकी बात कर रहा हूँ, तो अगर आप फुटबॉलर हैं या क्रिकेटर हैं, क्रिकेटर तो हर पाकिस्तानी सारे ही होते हैं, लेकिन फुटबॉल खेलते हैं या कोई भी इस तरह की फिजिकल गेम खेलते हैं, आप इस चीज को नोट करेंगे। फुटबॉल की मिसाल देता हूं कि आप टूटी जूती पहन के फुटबॉल खेलने चले जाएं या प्रॉपर वो जो क्या कहते हैं उनको, स्निकर क्या होता है वो जो स्टड्स, जो उनके खास जूते होते हैं, वो पहन के चले जाएं, आपकी एक जैसी परफॉर्मेंस होगी। क्रिकेटर हैं आप, शलवार कमीज पहन के खेलने चले जाएं या ट्राउजर टी शर्ट पहन के खेलने जाएं, परफॉर्मेंस में फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? है, पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा, कंफर्म पड़ेगा। अच्छा, आप फॉर्मल ड्रेस कोड में जाएं कहीं फॉर्मल और जूती बनियान शलवार पहन के चले जाएं, आपकी पर्सनैलिटी में फर्क पड़ेगा। जो इंसान का लिबास उसकी किसी खास अटायर के अंदर एक पर्सनैलिटी, ये उसके पर्सनैलिटी पे असर कर रहा होता है। खिलाड़ी का यूनिफॉर्म खिलाड़ी वाला होता है तो वो परफॉर्म कर रहा होता है। अगर कभी किसी ने हार्ड बॉल क्रिकेट खेली हो ना, तो किसी ने अगर तो पैड शर्ट पहनेंगे ना, परफॉर्मेंस ही और हो जाएगी। तो जो आप उसके यूनिफॉर्म में उतरेंगे तो आपकी परफॉर्मेंस अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगी। अब इन 2 मिसालों से मैं कंक्लूड करने की कोशिश करता हूं कुछ।
अगर एक इंसान रहेगा ही गंदगी में तो उसके मिजाज के अंदर एक ये बात बन जाएगी कि छोटी मोटी गंदगी उसको मैटर ही नहीं करेगी। अगर वो रहता ही गंदगी में है तो उसको छोटी मोटी गंदगी मैटर नहीं करेगी। लेकिन अगर वो साफ सुथरा रहता है तो फिर जरा सी भी गंदगी होगी तो तबीयत पे भारीपन होगा। जन्नत का वादा किससे है? मुसलमान से। जन्नत का वादा ईमान मोमिन से है। जन्नत ईमान के बदले है। और जिसके दिल में रत्ती बराबर भी ईमान होगा और अगर वो फेल हो गया और दोज़ख में जाएगा तो वो पूरा सड़ने के बाद फिर ड्राई क्लीन होके एंड पे निकलेगा, अगर अंदर ईमान है तो कामयाबी का वादा ईमान वालों के साथ है। अब ये सारी जो बीच में मैंने बात समझाने की कोशिश की, मसलन अहमद 22159 सैयदना अबू उमामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, एक शख्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि गुनाह क्या है। ये एक जनरल असूल बताया जा रहा है, मतलब एक जनरल गाइडेंस है। पूछा कि गुनाह क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे दिल में किसी चीज के बारे में खटक पैदा हो तो उसे छोड़ दो। अब आप इसको अपनी जिंदगी पर ऑब्जर्व करके देखिएगा। जब आपके अंदर ईमान होगा ना, हमारे अंदर, मैं भी शामिल हूं, तो कुछ गंदा काम करेंगे ना तो अंदर से आवाज आएगी, कुछ ना कुछ हो रहा होगा अंदर, कुछ ना कुछ अंदर से आवाज कोई खिंच पड़ रही होगी कि नहीं सही नहीं है। आप अगर फिर भी गुनाह में उतर जाएंगे तो फिर भी कम से कम आपको होगा कि मुझे देख ना ले कोई, बस मैं छुप के कर रहा हूं, ये अंदर से आवाज आ रही है, इसका मतलब अंदर ईमान अभी है। तो जब तुम्हारे दिल में किसी चीज के बारे में खटक पैदा हो तो उसको छोड़ दो। उसने पूछा तो ईमान क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी के आगे कंटिन्यूटी, जब तुम्हें अपनी बुराई बुरी लगे और अपनी नेकी अच्छी लगे तो तुम मोमिन हो। देखें, जब इंसान, मैंने जो पहले मिसाल दे रहा था, अगर गंदगी में रह रहा है, कपड़े गंदे, जिस्म गंदा, तो उसको फर्क नहीं पड़ रहा फिर कि वो कहां से गुजर रहा है, कहां उठ बैठ रहा है, फिर उसको गंदगी मैटर ही नहीं कर रही। लेकिन अगर उसको गंदगी लग रही है, इसका मतलब वो साफ है तो गंदगी उसको गंदगी लग रही है। तो ये ईमान होता है कि अगर अंदर किसी अच्छाई पे दिल में खुशी महसूस हो, बुराई की तरफ अंदर से रुकावट हो, इसका मतलब ईमान अभी बाकी है। अगर हमारे अंदर ये फीलिंग नहीं रही है तो ये बहुत खतरे की बात है। अगर इस वक्त ये जो आपके सामने बात रखी है, अगर इस वक्त हम सब अपना मुहासबा करके देखें, अगर इस वक्त हमारे दिल के अंदर ये नहीं रहा ना कि नेकी करके खुशी महसूस हो, इतराना नहीं कह रहा, मतलब दिल में खुशी हो कि अच्छा काम हुआ है, और गुनाह करके अंदर कुछ कराहत नहीं आ रही है, तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन हो चुकी है। फिर इसका मतलब ईमान के शायद आखिरी दर्जे से भी नीचे गिर चुके हुए हैं। तो इसलिए इस सब को हम अपने लिए मुहासबा करके देखें कि क्या हमारे अंदर ये फिल्टर अभी है या नहीं है। अगर है तो अल्हम्दुलिल्लाह इसको बेहतर करने की कोशिश करनी है, अगर नहीं है तो फिर इसको हासिल करने की कोशिश करनी है। लेकिन ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर हमारे अंदर ये फिल्टर नहीं रहा। कल मुलाकात होगी इंशाअल्लाह।